हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गैलीलियो रूपांतर का हमारा टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें हमने क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट में। जो क्वेश्चन हमारा था कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियो रूपांतर में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन से दूरी अचल रहती है। ये वाला क्वेश्चन मैं वहां बताया था और बोला था इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम डायग्राम समझते हैं, उसके बाद इसकी डेरिवेशन पे आएंगे। तो देखिए डायग्राम समझिए। देखिए, मान लिया हमने भाई कोई अपने निर्देश तंत्र क्या है, हमारे पास कोई निर्देश तंत्र है एस है। एस कोई निर्देश तंत्र है जो कि क्या है, स्थिर है। और हमने इसमें मान लिया कोई पॉइंट पी और कोई पॉइंट क्यू है। पहले एस निर्देश तंत्र की बात करते हैं। ये कोई एस निर्देश तंत्र है, इसमें कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट क्यू है। पॉइंट पी का बिंदु ओ से इस तरह से हमने क्या मान रखा है, आर वेक्टर, R1 वेक्टर। और पॉइंट क्यू का बिंदु ओ से इस तरह से क्या है, हमारे पास R2 वेक्टर है। तो यहाँ पे तो ये हो गया हमारे पास क्या है, और इसका विस्थापन विस्थापन हमारे पास क्या है, विस्थापन क्या हो गया, पी क्यू यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या माना भाई, एक और निर्देश तंत्र की कल्पना करी। वो निर्देश तंत्र हमने क्या माना, एस डे, जो कि क्या कर रहा है, नियत वेग v से गति कर रहा है। इस निर्देश तंत्र में पॉइंट पी के लिए इस तरह से हमने क्या मान लिया भैया, R1 डैश। यहाँ R1 मानो तो यहाँ क्या मान लिया, R1 डैश वेक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट क्यू का यहाँ पे बात करें, एस के लिए क्या है, R2 वेक्टर है। तो एस डैश के लिए हमने क्या मान लिया भैया, R2 वेक्टर का डैश मान लिया। ये तो हमारे पास इस डायग्राम की इंफॉर्मेशन थी। अब इस डायग्राम बेसिक देखिए हम आगे करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें एस निर्देश तंत्र में, तो देखिए एस निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन की बात करेंगे। तो विस्थापन यही होगा, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हो जाएगा। तो देखिए विस्थापन हमने लिखा, विस्थापन पी क्यू, और विस्थापन किससे डिनोट करते हैं, पी क्यू को डी वेक्टर से। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आएगा। कैसे आएगा, देखिए त्रिभुज के सदिशों के नियम से। ये वाला कहा जा रहा है इससे, यानी कि R1, और ये वाला इधर जा रहा है, तो इसको हमने मान लिया D। तो प्लस में करूंगा D वेक्टर, और ये किसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू आएगा R2 वेक्टर। ये त्रिभुज के सदिशों के नियम से आ गया। तो यहाँ से D हमारे पास, D वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यही हमने लिख रखा है। एस निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, D वेक्टर इज इक्वल टू आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर आ गया। कैसे आया, समझ में आ गया। इसको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर क्या, फर्स्ट। उसके बाद देखिए इसी तरीके से हमने क्या करें, एस डैश निर्देश तंत्र में भी निकालेंगे कण का विस्थापन। तो एस डैश निर्देश में कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, भाई पी क्यू वेक्टर तो रहेगा, लेकिन वहां हमें डी बताया, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, डी डैश वेक्टर अलग दिखाने के लिए। डी इसमें बात करें तो देखो सिमिलरली ये R1 होगा, यहाँ पे डी डैश होगा, तो यहाँ R1 डैश D1 डैश जुड़ जाएगा, और यहाँ किसके बराबर आएगा, ये R2 डैश के। हम इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा R2 डैश माइनस R1 डैश, और ये D1 डैश इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एस डैश निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन। इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी दो निर्देश तंत्र आपको दे रखे हैं, उन दोनों निर्देश तंत्रों में कोई पार्टिकल P है। उस पार्टिकल P की स्थिति को व्यक्त करने के लिए गैलीलियो रूपांतर समीकरण दिया जाता है। वो किस तरीके से दिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि R डैश वेक्टर इज इक्वल टू दिया जाता है आपका R वेक्टर माइनस VT। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिमेम्बर, ये गैलीलियो रूपांतर समीकरण कहलाता है। ये आपको रिमेम्बर रखना है। कब क्या कहलाता है, देखिए अगर कोई दो निर्देश तंत्र आपको दे रखे हैं, उस निर्देश तंत्र में कोई पार्टिकल हमारे पास मान लीजिए P, इस पार्टिकल की मुझे स्थिति बतानी हो तो कैसे बताया जाएगा, वो होता है R डैश वेक्टर इज इक्वल टू R माइनस VT। ये कहलाता है गैलीलियो रूपांतर समीकरण किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम देखो R डैश है, यहाँ क्या कह रहा है, R डैश वेक्टर इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ से अगर R1 डैश की वैल्यू निकालूं तो देखिए डैश था, डैश हट गया, तो यहाँ डैश से डैश हट जाएगा, तो R1 आ जाएगा माइनस VT हमारे पास एज इट इज रहने वाला है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो मैं यहाँ लिख दिया गैलीलियो रूपांतर समीकरण से भैया R1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, R डैश हट जाएगा, R1 माइनस VT। कंपेयर करो इससे। इसी तरीके से अगर मैं R2 डैश की वैल्यू निकालूं तो वो कैसे आएगी भैया, डैश हट जाएगा, R2 माइनस VT आ जाएगी। और इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू उठा के मैं क्या करूँ, इक्वेशन 2 में रखने वाला हूँ। तो देखिए इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 की वैल्यू रखी हमने, R2 की वैल्यू क्या है, R2 डैश की वैल्यू क्या है, सॉरी R2 माइनस VT, ये रख दी, माइनस का साइन। R1 डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पे यहाँ से आपके पास रहेगा R2 माइनस VT का वेक्टर, और यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर, और माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस का VT वेक्टर। ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या रहेगा, प्लस R2 माइनस R1 बचेगा। अब R2 माइनस R1 समीकरण से देखिए, R2 माइनस R1 किसके इक्वल है, D के इक्वल, हमने यहाँ लिख दिया। अब जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट में क्या आ रहा है भैया, आप कह रहे हो कि D डैश इज इक्वल टू आ रहा है D डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, D के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि नए वाले जो एस डैश निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन है, वो एस निर्देश तंत्र में कण के विस्थापन के इक्वल आ रहा है, मतलब बदल रहा नहीं है, यानी कि ऐसा कांस्टेंट है। और यही हमें प्रूफ करना है कि क्या गैलीलियो रूपांतर में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन है सदी दूरी अचल रहती है। यही हमें फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ ये वाला स्टेटमेंट ये सिद्ध कर रहा है। तो लास्ट में आप लिख देंगे कि स्पष्ट है कि गैलीलियो रूपांतर में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन या सदी दूरी अचल रहती है। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।